अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पिछले व्लॉग में हमने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर की थी। गुज़श्ता रोज़ जो मुल्क भर में वाक़यात हुए वो शेयर किए। फिर हमने बहुत सारी डॉट्स मिलाईं और हमने ये एक तज्ज़िया किया कि जी कहीं न कहीं कोई ना कोई डील तो हुई है जिसके नतीजे में बहुत सारे रिलीफ़ इमरान ख़ान साहब को मिल रहे हैं। लेकिन पेशा वाराना दयानतदारी का तकाज़ा ये है कि जहाँ हम अपना कोई तज्ज़िया देते हैं वहीं पर अगर हमें मौका मिले, बल्कि हमें मौका क्या मिले, कोशिश करते हैं हम। और कोशिश करनी भी चाहिए कि जो अदर साइड है वहाँ का भी मौक़िफ़ ज़रूर लेना चाहिए, वहाँ पे क्या बात चल रही है। तो ये जो अभी मैं आपके सामने कुछ गुज़ारिशात पेश करूँगा, इसमें आपको हम ये बताएँगे कि बड़े घर में क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या बातचीत हो रही है। और एक फ़िक्रा कहा गया कि मरियम सबको खा जाएगी, ये क्यों कहा गया और क्या ये जो अज़ खुद नोटिस हुआ है इसके बाद ये जो ख़तबाज़ जज हैं ये फंस गए हैं या इन्हें एनआरओ देने की तैयारी है। तो प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। गुज़श्ता रोज़ रात निसफ़ शब के बाद एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ इस्लामाबाद के अंदर। और वो वाक़या था वहाँ इस्लामाबाद के बिल्कुल नवाह में बहुत मरूफ़ जो है वो सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह का वहाँ पे मज़ार है। वहाँ पर एक जो है एक जुलूस निकाला गया। वो जुलूस जो है वो जो निकालते हैं अज़ादारी के लिए, लेकिन हमारे ज़राए का ये कहना है कि वो जुलूस जो है वो रूट के मुताबिक नहीं था और बग़ैर इजाज़त के निकाला गया। यानी उस रूट पर इस दिन कभी, इससे पहले कभी कोई जुलूस नहीं निकला। तो पुलिस ने फिर उनको रोका और मना किया, लेकिन वो लोग मुज़र रहे, जिसके बाद फिर कुछ तलख़ी हो गई, बात बढ़ गई, को हल्का-फुल्का लाठी चार्ज भी करना पड़ा और शेलिंग भी हुई। और जिसके नतीजे में जो है वो काफ़ी सारे लोग जो हैं उस आंसू गैस की ज़द में आकर जो है उनकी हालत ख़राब हो गई। जिसके बाद वो जुलूस जो है वो क्लोज़ कर दिया गया। यहाँ पर ये एक गुज़ारिश करनी ज़रूरी है कि यार ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जी जो मेरा मज़हबी तरीका है वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हर शख्स को उसके मज़हब की, उसको मसलक पर अमल करने की पूरी आज़ादी है। लेकिन हर चीज़ जो है वो कानून के दायरे में अच्छी लगती है। ये पाकिस्तान भी एक इस्लामी ममलिकत है। ये कोई ना तो ये कोई सेकुलर स्टेट है, ना ये कोई हिंदू स्टेट है जहाँ पर मुसलमानों को या उनके किसी तबके को तंग किया जाए। तो जो कुछ भी होना चाहिए कानून के दायरे के अंदर रहकर होना चाहिए। जो हमारे अज़ादार दोस्त हैं, भाई हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि वो इस हवाले से इस्लामाबाद इंतज़ामिया और पुलिस के साथ मुज़ाकरात करें और मसले का को मुस्तकिल हल निकालें। वरना इस्लामाबाद के अंदर इस तरह की ख़बरें आना जो है वो कोई अच्छा सिग्नल नहीं जाता पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से। अपनी अब मेन ख़बरों की तरफ चलते हैं। गुज़श्ता रोज़ जो वाक़यात हुए, एक तो इमरान ख़ान और उनकी एहलिया की जो 14-14 साल कैद की सज़ा है और जो कोई 1.5 अरब रुपए के करीब या उससे थोड़ा बहुत कमो बेश जो उनको जुर्माना था, वो उसकी सज़ाएँ उनकी मुअत्तल हो गई, उनको ज़मानत दे दी गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। फिर जो जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी उन पर मुश्तमिल जो कमीशन बनाया गया था जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात के दरमियान, वो उन्होंने उसमें काम करने से इनकार कर दिया, माज़रत कर ली। और जिसके बाद जैसा कि आपके इल्म में है कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ने फिर सो मोटो नोटिस ले लिया और एक बेंच बना दी 7 रुकनी, जो कि कल जो है इस मुकदमे की समाअत करेगा। यहाँ पर जो है वो सूरत हाल बहुत अजीब चल रही है। ये जब ये सारा कुछ हुआ तो बहुत सारा एक जिसे कहते हैं कि सोशल मीडिया का प्रेशर आना शुरू हुआ, बात होना शुरू हो गई, हुकूमत के ऊपर बात आनी शुरू हो गई। तो गुज़श्ता रोज़ एक टीवी प्रोग्राम में गरीदा फ़ारूकी साहबा का प्रोग्राम था, उसमें आबिद शेर अली साहब वहाँ पे इनवाइटेड थे। वो उसमें फट पड़े और जब गरीदा फ़ारूकी ने उनसे कहा कि देखें आपके प्राइम मिनिस्टर है, आपकी पार्टी की हुकूमत है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो उनको जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा से बात करनी चाहिए कि जी उन्होंने वो कमीशन अगर एक जज साहब ने इनकार कर दिया, साबिक़ जज साहब ने, तो दूसरा बनाया जा सकता है। तो फिर आबिद शेर अली ने वहाँ पे 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि ये जिन जज साहिबान ने जिस दबाव का ज़िक्र किया है, वो कोई ताज़ा दबाव की बात नहीं कर रहे हैं, वो पुराने दबाव की बात कर रहे हैं और उसमें बंदयाल साहब का दौर भी शामिल है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जी एक सवाल उन्होंने उठाया और वो उन्होंने सवाल किया चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा से कि जी अगर आपने खुद नोटिस लेकर बेंच ही बनाना था, तो फिर आपने प्राइम मिनिस्टर को बुलवाया क्यों था?
और उन्होंने ये कहा कि जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कोई किसी खुफिया कमरे में मुलाकात नहीं की चीफ जस्टिस साहब से, एक बाकायदा एक मुलाकात हुई, उस मुलाकात के अंदर ये तय हुआ और उस मुलाकात का एलामिया भी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद जारी किया था। तो उन्होंने कहा कि ये यू टर्न हुकूमत ने नहीं लिया, ये चीफ जस्टिस ने लिया है। और मामला ये है कि ये बात तो चले उनका मौक़िफ़ है उनकी पार्टी का, लेकिन यहाँ पर अब मामलात और तरफ आ गए हैं। जब ये कमीशन बनाया गया तो एक जैसे हमारे एक आदत है लोगों की कि वो ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं, भाई जस्टिस रिटायर्ड जो तसद्दुक़ जिलानी हैं वो अब इंक्वायरी करेंगे, वो कमीशन क्यों करेंगे, वो जजों को तलब करेंगे, तो वो रिटायर्ड जज हैं और वो 6 हाज़िर सर्विस जजों की इंक्वायरी करेंगे। तो ये इस किस्म के बड़े शदीद किस्म के एतराज़ात आ रहे थे। अब ये एतराज़ात आ रहे थे तो फिर ये सो मोटो नोटिस आ गया, वो वापस हो गए, उन्होंने अपनी खिदमात वापस लेने की, जी मैं तो नहीं करता। इस सूरत हाल के अंदर अब क्या ये मुमकिन था कि वो किसी और बंदे को वहाँ पर तैनात किया जा सके? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो है वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ कि जब ये जजेस ने ख़त लिखा था तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे होंगे जो कि मेरी ट्वीट है, और मैंने उस ट्वीट में ये कहा है कि ये जो 6 जजेस का ख़त है ये अस्करी क़यादत पर हमला नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े हमले की तैयारी है। और फिर उसके बाद मैंने अपने व्लॉग्स के अंदर भी आपके साथ बात की कि ये वो जो रज़ी दादा कहते हैं ना कि ये जिस वक़्त कोई इल्ज़ाम किसी दूसरे पर लगा रहे होते हैं तो बयान उसी वक्त वो जुर्म वो ख़ुद कर रहे होते हैं। ये बड़ा मशहूर उनका मक़ूला है और रज़ी दादा को कोट करके ही मैं हर दफ़ा बात करता हूँ। बल्कि गुज़श्ता रोज़ रात को एक बड़ी हम ये कह सकते हैं कि मिलिट्री बैकग्राउंड की एक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मारूफ फैमिली की एक शख्सियत से मेरी बात हुई। चूँकि मेरी उनसे मैंने इजाज़त नहीं ली हुई कि मैं उनका नाम लूँ, तो इस वजह से मैं उनका नाम नहीं ले रहा। तो उन्होंने एक ये बात कही कि जी देखें, वो जो आप ये बात कहते हैं और रज़ी दादा को कोट करके कहते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब ये कोई जुर्म खुद कर रहे होते हैं तो फिर उन्होंने इसकी ये कर रही होती है वो ऐन उसी वक्त वो जुर्म वो खुद भी कर रहे होते हैं। और उन्होंने कहा कि ये देखना, ये अब बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। तो मैंने उनसे अर्ज़ की, मैंने कहा देखें ये मैंने तो अपने व्लॉग्स के अंदर ये बात बता दी थी कि ये अब क्या करना चाहते हैं। जो अब बज़ाहिर नज़र आता है कि ये अब इमरान खान साहब के केसेस के वाले से बड़े बड़े फ़ैसले आने हैं। तोशा खाना वाली अपीलें लगी हुई हैं, साइफर वाली अपीलें लगी हुई हैं, और भी केसेस अभी आएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो उन्होंने मुझसे इत्तफ़ाक़ किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल आपकी बात ठीक थी कि देखें पहले ही दिन ये काम आ गया। तो उन्होंने ये काम चूँकि मुबैना तौर पर करना था और आइन और कानून को एक तरफ रख के करना था, तो उन्होंने पहले ही दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया ताकि उनके जो चेक एंड बैलेंस है वो ख़त्म हो जाए और वो जो उनसे पूछ सकते हैं वो तमाम लोग अपने अपने मतलब सफाइयाँ देने में लग जाएं। तो ये एक बड़ी बारीक गेम थी जो हमारे ख्याल के मुताबिक खेली गई। लेकिन ये मामला अब जब हम बात करते हैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट की, तो बड़े घर में इस हवाले से जब मैंने देखा कि फ़ील लेने की कोशिश की, यार व्हाट इज़ द पल्स, क्या चल रहा है, तो वहाँ से जो ख़बरें मुझे मिली, जो मुझे रिस्पांस मिला, वो भी बड़ा मज़बूत रिस्पांस है। वहाँ पे ये सिचुएशन है कि जी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और जो इस्टेब्लिशमेंट के हलके हैं, तुम्हारे मुल्क के ताकतवर हलके हैं, बड़े घर वाले हैं, वो बहुत शदीद गुस्से में हैं और बहुत परेशानी का शिकार हैं। लेकिन इसके बावजूद उनका ये कहना है कि ये जो कुछ हो रहा है इसके नतीजे में ये अब जज साहिबान आज खुद फंस गए हैं। हमने कहा जी वो कैसे फंस गए? तो ये अब सोच है, ये सोच मतलब एक पाई जाती है कि भाई पहले तो ये सिचुएशन ये थी ना कि एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने बैठकर इंक्वायरी करनी थी। अब रिटायर्ड चीफ जस्टिस तो बहरहाल रिटायर होता है, उसके पास जाना था, इन जजेस वहाँ पे बैठना था, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन टाइप की इंक्वायरी होनी थी और उसकी रिपोर्ट आ जानी थी। लेकिन अब क्या होगा? अब ये होगा कि अब ये इनको बाकायदा अदालत में पेश होना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है। अब यहाँ पे एक सबसे दिलचस्प बात है, वो ये है कि अगर ये पहले जुडिशल कमीशन ना बनता और जो जजेस ने ख़त लिखा और उस पर चीफ जस्टिस साहब काजी फाइज़ साहब सो मोटो नोटिस लेकर बेंच बना देते, तो वही एतराज़ात जो जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के कमीशन पर किए जाते थे, वही एतराज़ात इन पर किए जाने थे। अब वो जब जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी का कमीशन बन गया तो एक हंगामा मचा दिया गया कि नहीं नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट को तो आज खुद नोटिस लेना चाहिए था, काजी फाइज़ साहब को खुद देखना चाहिए था, वो चीफ जस्टिस थे। तो फिर काजी फाइज़ साहब ने कहा
कि आ जाओ भाई, ले ले तू 100 मोटर नोटिस। अब वो 100 मोटर नोटिस ले लिया है। अब उस बेंच की जो नहीं फॉर्म पर एतराज़ात हो रहे हैं, नहीं फ़लाना जज होना चाहिए था, फ़लाना नहीं होना चाहिए था। भाई साहब, इन लोगों ने ना अगर आलमी अदालतें इंसाफ ने भी फैसला कर देना और यहाँ पे कोई आकर इनकी कोई अल्लाह ताला को फरिश्ता भेज दे कि वो भी फैसला कर दे, इन्होंने उस पर भी इतराज़ कर देना। मानना इन्होंने किसी की बात नहीं है, लेकिन अब मानने ना मानने से मामला निकल गया आगे, क्योंकि अब क्या होगा, अब वही जज साहिबान हाई कोर्ट के जो 6 अदद हैं, वो जो वैसे बैठते एक रिटायर्ड जज के पास बैठ के एक गप के अंदाज में एक इंक्वायरी होती है और वो जो भी उसकी रिपोर्ट आती तो बात की बात थी, लेकिन वो उस इंक्वायरी की रिपोर्ट के ऊपर फिर किसी ने क्या कार्रवाई करनी थी वो एक अलग बात है। लेकिन अब वो बतौर साइल उनको पेश होना होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हमारे ज़रिए का ये कहना है कि इस वक्त 2-3 वकला के नाम ज़ेरे गौर हैं जो इनकी नुमाइंदगी करेंगे, और वो वकला कौन से हैं आपको नाम सुन के अंदाज़ा हो जाएगा। एक तो वकील साहब जिन पे गौर हो रहा है वो तो हामिद खान साहब हैं। दूसरे वकील साहब जो जजेस की नुमाइंदगी कर सकते हैं उन पर गौर हो रहा है वो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं। तीसरे वकील साहब जो इनकी वकीला की जजेस की नुमाइंदगी करेंगे वो बैरिस्टर गौहर हैं। ये नहीं कि ये नाम ज़रा गौर है तो आप फिर हिसाब लगा लेंगे ये सारी पार्टी किधर चल रही है। अब ये मामला है कि जब हमने पूछा भाई ये चल क्या रहा है, सरेआम एक गड़बड़ चल रही है, किस तरह फैसले उड़ाए जा रहे हैं, किस तरह अनड्यू फेवर्स दी जा रही हैं, किस तरह जनाब ट्रोलिंग करके कमीशन को भगाया जा रहा है, तो फिर एक बात कही गई जो बड़ी काबिल गौर थी। उन्होंने कहा जी पहली बात तो ये है कि ये कोई T20 मैच नहीं है। जो माजी की हमारी इस्टेब्लिशमेंट गुज़श्ता 10-20 साल लगा कर जो कुछ किया गया इमरान खान की खातर, प्रोजेक्ट इमरान खान को आगे बढ़ाया गया, तो उनका कि उसके असरात इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होंगे, ये एक बहुत सब्र आजमा काम है। एक मिसाल दी गई, उन्होंने कहा कि जैसे आप एक फ़र्ज़ कर लें कि एक बाल्टी है, उस बाल्टी में पानी है, अब उसमें चंद कतरे अगर स्याही की गिर जाएँ तो उनका ये पॉसिबल ही नहीं है कि उस स्याही के कतरों को आप उस पानी में से निकाल लें। उन्होंने कहा यार भाई फिर क्या होगा भाई। उनका उसका तरीका ये कि एक वक्त का एक प्रोसेस है, उसमें और पानी डलेगा, पिछला निकलेगा, फिर और डलेगा, फिर पिछला निकलेगा, तो टाइम लगेगा वो बाल्टी से वो स्याही क्लियर होगी। आप उसको एक ही वक्त में वो जो कतरे मिक्सअप हो चुके हैं उनको नहीं निकाल सकते। इस तरह प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत हर महकमे में, हर इदारे में, हर डिपार्टमेंट में एक ये यूथिया वायरस फैल चुका हुआ है। इस वायरस को कंट्रोल करने में वक्त लगेगा, लेकिन उनको दिलचस्प बात आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा उम्मीद किससे है। उनको सबसे ज़्यादा उम्मीद जो मुझे फील हुआ वो मरियम नवाज शरीफ से है। ये कहा गया कि देखें आप कि जब नवाज शरीफ पंजाब का एक बड़े पॉपुलर लीडर थे, 2 थे, एक सीट उनके पास थी, प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया गया और तमाम तवानाइयाँ झोंक दी गई उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए, नवाज शरीफ को डिस्क्रेडिट करने के लिए, उनको डिसमेंटल करने के लिए, उनको पाकिस्तान की सियासत से निकालने के लिए हर शोबे में इतना भर दिया गया कि वो एक बुग़्ज़ नवाज़ वाला एक अंसर जो है वो पैदा हो गया। यही सिचुएशन मरियम के वाले से आई। उन्होंने कहा कि अब इमरान खान है जेल में, उनका ये बेशक ये हाई कोर्ट्स वाले जो भी करें वो इतनी जल्दी जो है वो रिहा होने वाले नहीं हैं, उनको सालों लगेंगे अभी रिहा होने में। लेकिन इस दौरान क्या होगा उनका, देखिए अब पंजाब में परफॉर्मेंस देखें मरियम नवाज शरीफ की कि वो आपको नज़र आ रही हैं कि हर जगह पे कैंसर अस्पताल से लेके बेसिक रूरल हेल्थ यूनिट तक भी वो काम कर रही हैं। वो गली महल्ले की सफाई से लेके बड़ी शराहें तक बनवा रही हैं। वो स्टूडेंट्स को भी मोटर बाइक्स दे रही हैं, लैपटॉप्स दे रही हैं, वो कर्ज़े भी दे रही हैं, वो ज़री मामलात भी देख रही हैं, खाद के मामलात भी देख रही है, किसान को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, वो बड़े IT टावर बनवा रही हैं, वो हर काम कर रही हैं। वो पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों में जा रही हैं। पंजाब के अंदर वो गई ईस्टर के मौके पे, उन्होंने वो मसीह ख़वातीन से मिली, उनको गले से लगाया, उनसे प्यार का इज़हार किया, उनको ईदी दी, उनसे दुआएं ली। और उनका कि अब ये जस्चर जो है ना मरियम का, उनका कि आहिस्ता आहिस्ता मरियम नवाज शरीफ पंजाब के अंदर अपनी ग्रिप मजबूत करती जा रही हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता से मुराद ये है कि अब मतलब रातों रात तो कुछ नहीं होता, लेकिन वैसे अगर आप देखें तो मरियम नवाज़ की रफ़्तार इस वक्त बहुत तेज़ है। उनका कि ये रफ़्तार जो मरियम नवाज़ ने पकड़ी हुई है, जिस तरह वो पॉजिटिव इमेज, उनका एक वक्त आएगा कि ये जो शदीद किस्म का यूथिया वायरस का इन्फेक्टेड बंदा है जी, वो जो आखिरी स्टेज पे होता है, जिन्हें नहीं बचना होता, जिन्होंने कहते हैं कि इन्हें नहीं बचना, इन्हों लाहौर लै जाओ, खाली वो वाले यूथिया रह जाएंगे। बाकी आम जो पब्लिक है वो इस अरसे में, जितना अरसे में इमरान खान को सज़ा वगैरह काट के बाहर आते हैं और इतना अरसा मरियम यहाँ पे गवर्न करती हैं और पीछे उनके नवाज शरीफ बैठे हुए, उनको वो उनका तजर्बा उनके पीछे है।
खुद वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो वो सिर्फ वो लोग रह जाएंगे जो आखिरी स्टेज ते लाहौर लै जाओ वाले नहीं बचना वाले। बाकी उन्होंने कहा कि एक पब्लिक के सामने उनका पॉजिटिव इमेज जा रहा है और वो पॉजिटिव इमेज के समरात बहुत जल्दी वसूल होंगे और इतनी जल्दी वसूल होंगे। उन्होंने कहा कि आपको लगेगा कि 3-4 साल के अंदर पंजाब के अंदर मरियम अपने तमाम सियासी मुखालफिन को खा जाएगी। तो ये एक मतलब एक बहुत जगहों पे ये चीज़ डिस्कस हो रही है। और फिर उन्होंने कहा कि जी ये अब इतना एक लंबा प्रोजेक्ट था पिछला कि उसको डिसमेंटल करते 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 वक्त लगेगा। कोई सी 1-2 ख़बरों से इतना ज़्यादा बंदे को मायूस नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें चलती रहती हैं और ये जो लोग इस तरह कर रहे हैं ये सब आहिस्ता आहिस्ता फंसते हुए आपको नज़र आएंगे। और बहरहाल देखें जी, अब ये तो उनकी तरफ से एक है कि वहाँ पर क्या सोच पाई जा रही है। और अब सिचुएशन ये है कि बाल है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की कोर्ट में। अब देखना यह है कि कल जब वो ये समाअत करते हैं तो ओपन कोर्ट समाअत है, इन कैमरा ट्रायल तो नहीं है। मुमकिन है ये जज साहबान को इन कैमरा ट्रायल की दरख्वास्त भी दे दें, लेकिन चलें ओपन कोर्ट होगी तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि ये फिर लाइव भी नशर हो जाए। अगर ये लाइव नशर हो गई तो फिर भाई जी लाइव नशर नहीं होगी बल्कि हशर नशर हो जाएगा। सर बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है सबूत देना। अब बारे सबूत जो है वो उन 6 जजेस पर है जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं। और देखें अब वो अपने बारे सबूत उनके ऊपर है तो वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। और यही हो सकता है कि किसी भी तरीके से ऐसी कोशिशें यकीनन हो रही होंगी। अब जैसे वो व्लॉग करते हैं इमरान शफकत साहब लाहौर से, उन्होंने बताया कि जी एक जज साहब के भाई जो हैं वो जर्नल हैं तो वो उनकी मिन्नतें करे जी मेरी जान बचा दें, गलती तो मुझसे हो गई है। तो अब अगर ये खबरें दुरुस्त हैं तो फिर बाकियों के अंदर भी सोच पाई जाएगी, क्योंकि वो तो इन सब के मतलब की प्लेयर थे जो जिनके बारे में इमरान शफकत साहब ने अपने व्लॉग में बात की है। तो लोग अब ये सिचुएशन है जनाब, लेकिन अब ये लोग फंस गए हैं या कि ये डील हुई है, ये दोनों चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी सुप्रीम कोर्ट के इस 7 रुकनी बेंच के फैसले पर। बॉल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की कोर्ट में है। ये फ़ैसला आएगा तो फिर पता चलेगा, ये जब समाअत हो रही होगी उसके दौरान ही अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। और जब ये फ़ैसला आएगा तो पता चलेगा कि इन जजेस को NRO दिया जा रहा है और कोई डील हो गई है, या कि ये वो जो उस कमीशन को तस्लीम ना करके ये उल्टा खुद फंस गए हैं, आज खुद नोटिस का मुतालबा करके और अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार बैठे हैं। कुछ ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, बहुत जल्दी ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।